Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. Well, आपने वीडियो के टाइटल में ये पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ किसान आंदोलन के बारे में। दो ये मेरे डोमेन का टॉपिक नहीं है, बट समहाउ मैं खुद को इसके ऊपर बात करने से रोक नहीं पा रही हूँ। और एडिशनली क्योंकि मैं एक पंजाबी हूँ तो मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं इसी को ही सपोर्ट करूँगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि मैं इसे सपोर्ट कर रही हूँ या नहीं। तो डू कीप कनेक्टेड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँच जाएँ और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं ये आंदोलन या ये प्रोटेस्ट 3 नए फार्म बिल्स या फार्म लॉज को लेकर है जिनको काला कानून घोषित कर दिया गया है। वेल मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दीज लॉज और कईयों को तो इनका नाम भी नहीं पता है एंड मुझे भी नहीं पता था। और अगर आप किसी नॉन किसान फैमिली से हैं, मतलब कि अगर आपके फैमिली में कोई किसान नहीं है, कोई फार्मर नहीं है, कोई खेती नहीं करता, तो ये नेचुरल है कि आपको इसका नाम नहीं पता होगा या आपको ये समझ भी नहीं आए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 लॉज कौन से हैं। सबसे पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सेकेंड वन इज Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, the Essential Commodities Amendment Act 2020। वेल इसको समझने के लिए या समझाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं यूट्यूब पे, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। आप कोई भी वीडियो ढूंढ कर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लॉज क्या है। अब जानते हैं कि किसानों के क्या क्या इश्यूज़ हैं या क्या क्या मुद्दे हैं इन लॉज को लेकर। तो सबसे पहला मुद्दा है कि उनको लगता है प्राइवेटाइजेशन होने से जो मंडी सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मंडी बेसिकली एक एग्रीकल्चरल मार्केट होती है जहाँ पे फार्मर्स जाकर अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, जो कि APMC दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं। तो मंडी सिस्टम बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेकेंडली जो आड़त होती है, बेसिकली द मिडल मैन जो कि फार्मर से प्रोड्यूस खरीदता है एंड फर्दर जाके गवर्नमेंट को या अदर बायर्स को बेचता है, उनको लगता है कि वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एंड बिकॉज क्योंकि इतने सालों से आड़त सिस्टम चल रहा है तो फार्मर्स का और आड़त का एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुका है, जिससे कि उनको कभी फसल बेचने में या पैसे का लेन देन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी ये पूरा सिस्टम भी हिल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट उनको ये लगता है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज का होल्ड हो जाएगा मार्केट में, तो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज अपनी मन मर्जी करेंगी और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही प्राइस कोट करेंगी, जिस पे मजबूरी में किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। अब अगला डर है कि जो MSP होती है दैट इज़ मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये वो प्राइस होता है कि जो कि मिनिमम या हम कहें लोएस्ट प्राइस है जिस पे कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। इवन इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस इज़ नॉट अप टू द मार्क, या फिर वो क्वालिटी नहीं है जो चाहिए बायर को, फिर भी MSP से नीचे उनको कोट नहीं किया जा सकता एंड हेंस इससे उनको क्रॉप प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो उनके हिसाब से ये MSP भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे देश में महंगाई भी बढ़ जाएगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर धीरे धीरे किसानों की ज़मीनें भी चली जाएंगी और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो किसान हैं वो इतने क्लेवर नहीं है जितना कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं। सो प्राइवेट कंपनीज़ कुछ ना कुछ टेक्निकल मूव चलकर किसानों को उलझा कर अपने इंटरेस्ट या अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगी एंड अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा ना किया गया तो किसानों को बहुत बड़ा लॉस होगा इन फ्यूचर एंड हेंस उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा है कि सब कुछ अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन को ही क्यों देते हैं मोदी जी, उन्हीं की जेबें क्यों भरते हैं। तो ये तो थे कुछ मुद्दे जिनको लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर थोड़े और भी होंगे, बट चलिए अब ये जानते हैं कि मेरा क्या स्टैंड है इन सब बातों को लेकर और क्या मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हूँ या नहीं।
तो फर्स्टली तो मैं ये कहूँगी कि आई रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज़, क्योंकि ये सच में बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम लोग खाना खा सकें। मैं अपने घर में कुछ ही प्लांट्स उगाती हूँ और उनको मैनेज करना, उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा टास्क है। तो ये लोग तो कई किले, कई भीगे ज़मीन पर फसल उगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, दिन रात, सर्दी गर्मी, इनका काम चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। इवन कि लॉकडाउन के टाइम भी, कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था तब भी जो किसान थे उनका काम चलता रहा था, वो नहीं रुके थे। सो अ बिग सल्यूट टू देम। हज़ारों लाखों किसान और उनकी फैमिलीज़ ने पिछले 2 महीने से ज़्यादा लंबे टाइम से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, वो नो डाउट्स बहुत पीसफुल रहा है और किसी भी इंसान को उन्होंने परेशान नहीं किया है, किसी को मारा पीटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं की है। बट अगर मैं बात करूं एक आम आदमी की जो दिल्ली में रहता है, उसको अगर दिल्ली से बाहर जाना है या कहीं से बाहर से दिल्ली आना है तो उसको कितनी परेशानी हुई है, उसको कितना डी राउट होना पड़ा है, कितना लंबा और अनसेफ रास्ता लेकर अपने घर पहुंचना पड़ा है, इस बारे में किसी ने बात नहीं की है। ये भी तो इनडायरेक्टली एक आम आदमी को परेशान करना ही हुआ। फैमिली के साथ आना, स्पेशली अगर आपके साथ फीमेल्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो अनसेफ रास्तों से आना, कभी फॉग है, कभी ठंड है, कभी ट्रैफिक है, ऐसे में जब आप ट्रैवल करते हैं तो इसमें भी बहुत परेशानी होती है एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी बात, जो 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, वो सरासर गलत था, अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सब जो गलत करने वाले लोग थे वो किसान थे, पर अगर किसान नेताओं ने इस रैली को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अगर लोगों को आह्वान दिया था कि आए इस रैली में जुड़े, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको आगे आकर इसे लीड करना था, तभी तो वो लीडर्स कहलाते हैं। कैसे इतने सारे उपद्रवी या जिनको गुंडा कहना चाहिए वो लोग हमारे देश की राजधानी हमारे दिल्ली में घुसाए ऑन अ नेशनल हॉलिडे दैट इज रिपब्लिक डे। वो लोग उस दिन दिल्ली में आकर तलवारें निकालकर, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़कर, पुलिस को मारकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और वो चाहते थे कि इन सो कॉल्ड काले कानूनों को वापस ले लिया जाए। जिस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान लिखा गया था, उस दिन आपने जब उस कॉन्स्टिट्यूशन की ही रिस्पेक्ट नहीं करी, उस दिन की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से किस हक से कुछ मांग सकते हैं? अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, तो वो बदले में हमसे उम्मीद करता है कि हम इस देश का सम्मान करें, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें और इस देश के लोगों का सम्मान करें। देश के झंडे का सम्मान कहाँ गया? अब जो लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये भी कहेंगे कि उस दिन जो झंडे रेड फोर्ट में लगाए गए थे वो नेशनल फ्लैग को हटाकर नहीं लगाए गए थे, नेशनल फ्लैग से नीचे थे और उनके ऊपर निशान साहिब जी का सिंबल था एंड हेंस नेशनल फ्लैग की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। तो इस हिसाब से हर धर्म के लोगों को आकर अपना अपना फ्लैग लगा देना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी हो, हर कोई आके अपना अपना झंडा लगा दे, तो फिर नेशनल फ्लैग की ज़रूरत ही कहाँ रही। और अगर ये एजिटेशन फार्मिंग को लेकर है, फार्मर्स के लिए है, तो फिर उस दिन निशान साहिब जी का सिंबल वाला झंडा वहाँ क्यों लगाया गया? क्यों इस पूरे प्रोटेस्ट को सिखिज्म के साथ जोड़ दिया गया? अरे भाई, अगर तुम किसी एक लॉ के अगेंस्ट हो तो इतना होश तो मत खो बैठो कि तुम कुछ भी कर जाओ और फिर घूम फिर कर सब गाली देने लगते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। अब बहुत लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ वो सब बीजेपी का किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की साजिश थी। क्यों? उनका कोई पर्सनल एजेंडा है आपके साथ? उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है आपके साथ? इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ, दिल्ली पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर किसी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और मेरे कुछ पंजाबी भाई बहन जो बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो भी इस सब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इस देश में रहना पसंद नहीं करते हैं तो आपको इस देश के पॉलिटिकल, सोशल या किसी भी मुद्दे पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। पहले अपने देश में आकर रहें और फिर कुछ बोलें। हर एक डेवलप कंट्री जो हमसे आगे है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी है, तभी वो देश हमसे आगे हैं, वरना फार्मिंग का क्या फ्यूचर है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा जिससे कि किसान रातों रात अमीर हो जाएगा और उनके सारे मुद्दे, उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे?
फार्मर्स अभी तक भी बहुत चीज़ों से परेशान रहे हैं, कभी कम फसल, कभी ख़राब फसल, कभी नेचुरल कैलामिटीज़, कभी फार्म लोन्स, और कई किसानों को तो आज तक के जो एग्जिस्टिंग फार्म लॉज हैं उनसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको शक है या डर है इन नए लॉज को लेकर, आप उन पे बात करें ना, आकर अपना शक या अपना डर आगे रखें, एक सोल्यूशन निकालें, कोई बीच का रास्ता निकालें। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के साथ 10 से 11 मीटिंग्स हो चुकी हैं, फिर भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया है। फिर बात है कि अंबानी अदानी क्यों? तो भाइयों और बहनों, जिसके पास पैसा, रिसोर्सेज और नॉलेज होगी उसी को ही तो काम दिया जाएगा। आप या मेरे जैसे लोग मिलकर कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या हम लोग मिलकर प्राइवेटाइजेशन ला सकते हैं, या क्या हम लोग मिलकर कोई नेशनल लेवल का काम कर सकते हैं? नहीं। अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब इंडियंस ही तो हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि इंडियंस को ही रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी को फायदा होगा और पूरे देश को फायदा होगा। इनके साथ साथ ये लोग तो बिजनेसमैन हैं, इनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है। तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और हम इनके इन्वेस्टमेंट से कोई बेनिफिट ले पाएं। आप हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको, ऐसी कंपनीज जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनको मौका दे सकते हैं, पर इंडियन इन्वेस्टर्स को या इंडियन कंपनीज को नहीं। आपको पता है कि लेज नाम की जो कंपनी, जो कि एक्चुअली एक अमेरिकन कंपनी है, वो ऑलरेडी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। अपनी आलू की, एक पर्टिकुलर आलू की फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी इंडिया में की जाती है, और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं। तो हमें तब एतराज़ क्यों नहीं हुआ? ये लॉज वापस नहीं हो सकते, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनको अमेंड किया जा सकता है, इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, पर इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता। पीएम ने कुछ दिन पहले भी अपनी स्पीच में बोला है कि फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत के लिए अभी भी सब रास्ते खुले हैं और सरकार सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, पर बात होगी आगे बढ़ने की, ना कि पीछे हटने की। तो आप बात करो ना, आपको जो डर है, जो डाउट्स हैं, जो शक है, उसके बारे में बात करो, कोई बीच का रास्ता निकालो, कोई हल तो निकालो। अपनी डिमांड्स रखो, उन डिमांड्स के ऊपर डिस्कस करो, कॉन्वर्सेशंस हों और कोई बीच का सोल्यूशन निकले। ऐसे बोलने से सोल्यूशन नहीं आ जाता, और ना कि बस इलॉजिकली बोलते रहें कि वापस लो वापस लो। किसान नेता तो बड़े आराम से कह देते हैं कि हम 6 महीने तक बैठने को तैयार हैं, 1 साल तक बैठेंगे, और कुछ नेता तो अब ये भी कहने लगे हैं कि हम 4 साल तक बैठेंगे और जब नई सरकार आएगी तो उसके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे ये फार्म लॉज और वापस करवाएंगे। वेल, ये सब बेकार की बातें हैं, किसी का कुछ नहीं जाएगा, सारा नुकसान होगा केवल फार्मर्स का, किसानों का और उनके परिवारों का, किसान नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई अच्छा सुझाव लाएं, कोई ऑल्टरनेटिव सोचें, कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे कि ये प्रोटेस्ट बंद हो सके, और बातचीत शुरू करें एक ओपन माइंड के साथ, एक खुले दिमाग के साथ, ताकि हम आगे के रास्ते पे चल सकें। सो एंड में मैं यही कहूँगी कि आई रिस्पेक्ट दीज फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, बट आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा आंदोलन, ऐसा एजिटेशन जो कि हमारे देश के अहित में हो, उसे मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि और जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको इट इज़ हाई टाइम कि वो आगे आएँ और आगे आकर अपनी बात कहें। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप मेरी सोच के साथ हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत।